हेलो बच्चों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो 12th क्लास में है ना, बोर्ड की क्लास है, जो अब एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का। तो उसमें कुल मांग और कुल पूर्ति का निर्धारण होता है। मतलब आय का निर्धारण होता है। कुल मांग और पूर्ति जहाँ पे बराबर होती है, मतलब संतुलन कहाँ पे होता है। संतुलन कई तरीके से हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे संतुलन तब निकलेगा इकोनॉमी में। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, अगर हम माइक्रो में करते हैं तो हम मांग और पूर्ति लेते हैं, पर हम यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे कुल मांग और कुल पूर्ति लेंगे। और ये बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, पर बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है। जैसे मेरे भी स्टूडेंट हैं, उनको मैंने एक दो बार करवाया है, रिवीजन के टाइम अलग से करवाया, अब एग्ज़ाम टाइम में एक्स्ट्रा क्लास लेके पहले अलग से करवाया। पहले भी 2 बार करवा चुकी थी, फिर भी बच्चों को कन्फ्यूज़न थी। कुछ बच्चों को क्लियर था, फिर भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न थी। बिल्कुल ही सिंपल है, 1-2 बात का ध्यान रखना है। अब मैं वो बता रही हूँ। जैसे कुल मांग क्या होती है? कुल मांग जैसे मैंने लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड। ए का मतलब एग्रीगेट, डी का मतलब डिमांड, एडी बोलते हैं इसको। इसकी हिंदी होती है कुल मांग। 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक उपभोग से और एक निवेश से। अब उपभोग का तो आप लोगों को पता है, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, जो भी उपभोक्ता होते हैं, जो भी वो चीज़ें खरीदते हैं, उनका जो खर्च होता है वस्तु और सेवा पे, वो उपभोग होता है। ये तो हमें पता है। निवेश को भी कुल मांग का ही पार्ट मानते हैं, क्योंकि देखो निवेश क्या होता है? जो उत्पादक का खर्च होता है, जो उत्पादक का खर्च होता है। उत्पादक कहाँ खर्च करते हैं? ये जो उत्पादन के साधन होते हैं उनके ऊपर, उत्पादन के साधनों के ऊपर। उत्पादन के जो साधन खरीदते हैं वो, जैसे भूमि है, पूंजी है, और भी बहुत सारे सोर्स है, श्रम है। ये सारे ही जो साधन एक उत्पादक खरीदता है उसको खर्च करना पड़ता है, जिसको हम अर्थव्यवस्था में ये निवेश बोलते हैं। वो भी तो एक तरह की मांग ही होता है ना, तो इसीलिए उसको कुल मांग का ही हिस्सा माना जाता है। तो कुल मांग किस किस से मिलकर बनती है? भोग और निवेश से मिलकर बनती है। अब आती है कुल पूर्ति की बारी। कुल पूर्ति क्या होता है? एक तो उपभोग, जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए खर्च किया जाता है, उपभोग। और दूसरा, हम उस जो हमारी इनकम है, जो हमारी पूर्ति हुई है, हम उसके कुछ हिस्से को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो वो कुल पूर्ति का ही हिस्सा माना जाता है, बचत। तो उपभोग और बचत दोनों जोड़ के कुल पूर्ति बनता है। उपभोग और निवेश दोनों जोड़ के कुल मांग बनता है। अब संतुलन कहाँ होगा? जहाँ पे एडी और एएस बराबर होंगे। जहाँ पे एडी और एएस बराबर होंगे अर्थव्यवस्था में, वो पॉइंट, वो बिंदु, वो समय क्या होगा? संतुलन का समय होगा। ठीक है। अब इसमें दो तरह के अर्थशास्त्रियों की बात की गई है। दो तरह, एक तो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, जो पुराने अर्थशास्त्री हमारे, मतलब 1929 से पहले के अर्थशास्त्री। और एक है हमारा केन्स अर्थशास्त्री है, ये एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने 1929 में जो एक महामंदी आई थी उस समय अपनी थ्योरी दी थी, अपने विचार दिए थे, और इनके विचार पूरी तरह से सक्सेस हुए थे। और जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उनके विचार पूरी तरह से असफल थे उस समय भी, जब पूरे संसार में महामंदी आई थी तब। तो केन्स क्या बोलता है? केन्स बोलता है जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनकम पे डिपेंड करती है, मतलब आय पे निर्भर करती है, क्योंकि एडी मैंने बताया कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो कंजम्पशन किसका फंक्शन होता है? इनकम का, मतलब उपभोग है, जो खर्च है, हम वस्तु और सेवाओं को कहाँ से खरीदते हैं? आय से खरीदते हैं। जैसे जैसे हमारी आय बढ़े, मैंने लिखा हुआ पॉजिटिव रिलेशन, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी ना, कंजम्पशन भी हम बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे हमारी इनकम कम होगी, हम खर्च भी कम करते जाएंगे, उपभोग कम करते जाएंगे। तो इसलिए दोनों में कैसा संबंध है? पॉजिटिव संबंध है, सीधा संबंध है। ठीक है, ये केन्स बोलता है। तो इसके अकॉर्डिंग, केन्स के अकॉर्डिंग, इसका डायग्राम अगर हम बनाएं, एडी का डायग्राम बनाएं, तो कैसे बनेगा? ये हमने यहाँ पे आय लिया है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे सॉरी, वाई एक्सिस पे हमने उपभोग लिया है। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ना मेरी, यहाँ से यहाँ चली गई, वाई से Y1 पे चली गई, फिर और ज़्यादा बढ़ गई, तो मेरा उपभोग भी बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, ऐसे हमारा कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप है, जो ढलान है, वो पॉजिटिव है, ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन में सीधा संबंध है, वो जो कि मैं बता चुकी हूँ।
ये आप सोच रहे होगे कि ये जो कंजम्पशन कर्व है ना हमारा, ये 0 से स्टार्ट ना होके वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ, वाई एक्सिस से। इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये जो पोर्शन है ये स्वतंत्र उपभोग का पोर्शन है। स्वतंत्र उपभोग मतलब जब इनकम 0 होगी ना, व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0, तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन किया जाएगा, चाहे वो 50 रुपये हो, 50,000 हो, 50 लाख हो, 50 रुपये हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो जो हम इनकम के ज़ीरो होने पर भी जो कंजम्पशन करते हैं उस समय अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, ये मेनली वो कंजम्पशन होता है जो हम नेसेसरी चीज़ों पे के ऊपर करते हैं। तो ये जो उपभोग होता है, इस तरह का जो खर्च होता है, इनकम के ज़ीरो होने पर भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं, तो वो स्वतंत्र उपभोग होता है। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन इसको माना जाता है। फिर जैसे फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हम उस खर्च को भी बढ़ाते चले जाते हैं। पर ये कंजम्पशन कर्व है, एडी कर्व होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का एडिशन। तो निवेश को जब मैं जोड़ दूंगी इस कंजम्पशन में, निवेश जितना भी हम करते हैं, अगर मैं केन्स की बात कर रही हूँ तो केन्स सरकारी निवेश को मानता था। किस निवेश को मानता था? सरकारी निवेश को। सरकारी निवेश स्वतंत्र होता है किससे? लाभ और आय से। केन्स सरकारी निवेश को मानता था, जो कि किससे स्वतंत्र होता है? स्वतंत्र निवेश होता है जो किससे स्वतंत्र होता है? लाभ और आय से स्वतंत्र होता है। जो सरकारी निवेश है वो लाभ और आय से स्वतंत्र होता है। ये केन्स का विचारधारा है। तो जो सरकार एक साल के अकॉर्डिंग हम वित्त वर्ष की बात करें तो एक साल में जितना सरकार निवेश करेगी वो फिक्स रहेगा, और उसको हम कंजम्पशन में जोड़ देंगे तो हमारा कंजम्पशन कर्व, हमारा एडी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा और स्लोप वही रहेगा इसका एज इट इज़। ठीक है, तो ये था एडी कर्व किसके अकॉर्डिंग? केन्स के अकॉर्डिंग। फिर हम एएस कर्व की बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात करेंगे, वो भी किसके अकॉर्डिंग? केन्स के अकॉर्डिंग। तो केन्स क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अब एडी को कैसा मानते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, परंपरावादी जो अर्थशास्त्री हैं, उनके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है? एग्रीगेट डिमांड किसका फंक्शन होता है? प्राइस का, और दोनों में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। जैसे नॉर्मली हमारी डिमांड कर्व किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे। डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो हमारा डिमांड कर्व जैसे माइक्रो में डाउनवर्ड स्लोप होता है, ऐसे ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग एडी कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप होता है, बट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस के ऊपर। पर केन्स ने एडी को किसका फंक्शन माना था? इनकम का, और दोनों में कैसा संबंध होता था? पॉजिटिव। इसी के कारण हमारा जो एडी का था वो पॉजिटिव स्लोप गया था, बट क्लासिकल एडी को किसका फंक्शन मानते हैं? प्राइस का, और दोनों में नेगेटिव रिलेशन ही होता है। ये थे परंपरावादी जो अर्थशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर कुल पूर्ति वक्र केन्स के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ लिखा हुआ अल्प रोजगार। केन्स है ना, पूर्ण रोजगार को नहीं मानता था, अल्प रोजगार को मानता था। पूर्ण रोजगार क्या होता है? जितने भी हमारी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो काम करने के योग्य हैं और इच्छुक, और सबको ही काम मिल जाए, ऐसा पॉइंट, ऐसा समय, सबको ही काम मिल जाए, वो पूर्ण रोजगार होता है। पर केन्स ऐसा नहीं मानता था। केन्स बोलता था कि ऐसा कोई समय होता ही नहीं अर्थव्यवस्था में कि जहाँ पे सभी लोगों को काम मिल जाए। वो अल्प रोजगार को लेके चलता था। अब जैसे जैसे हम रोज़गार बढ़ाएंगे हमारी पूर्ति भी बढ़ेगी, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, और हमारा एएस कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, आप जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद आता है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट को मानते थे। अभी भी मैंने बताया था कि सभी व्यक्तियों को काम मिला हुआ है, तो उससे ज़्यादा, अब सभी व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं तो क्या पूर्ति को बढ़ा पाओगे? नहीं बढ़ा पाओगे। तो हमारा जो कुल पूर्ति वक्र है वो वर्टिकल हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हम उससे ज़्यादा हम किसी को रोज़गार दे ही नहीं सकते, तो कहाँ जाएंगे? हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है? पूर्ण रोजगार है। ये था जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा कुल पूर्ति वक्र। अब संतुलन की बात मैं करूं तो संतुलन चाहे केन्स के अकॉर्डिंग चाहे क्लासिकल के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग ही संतुलन वहाँ होगा जहाँ एडी और एएस बराबर होंगी। अब जो केन्स है वो एडी का कर्व को पॉजिटिव स्लोप मानता था और एएस कर्व को 45 डिग्री के एंगल पे पॉजिटिव, बिल्कुल सीधा संबंध मानता था इनका, इसमें आय में, उत्पाद, रोजगार में और पूर्ति में। तो इसलिए जो एएस कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप है, और एडी कर्व का भी ढलान पॉजिटिव ही है, क्योंकि वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे ई पॉइंट पे जहाँ दोनों बराबर है वहाँ संतुलन होगा अर्थव्यवस्था में। अब के क्लासिकल क्या बोलते हैं, वो भी यही बोलते हैं सेम, जहाँ पे डी एस बराबर होंगे, पर उनके अकॉर्डिंग ए एस कर्व अलग है कि शेप जो ढलान वो अलग है केन्स के कंपेयर में, और ए डी का ढलान केन्स के कंपेयर में अलग है। तो बात वही है, जहाँ पे इनका ए डी और ए एस बराबर होंगे वहाँ इनका संतुलन हो जाएगा। तो ये चैप्टर है आपका पूरा, जिसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं, जैसे कंजम्पशन की जो प्रवृत्तियां हैं, उपभोग की जो प्रवृत्तियां हैं, निवेश कैसा कैसा होता है, ये एक दो पॉइंट और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम पे फोकस करना, इनको ध्यान से देखना और इनके एक्सप्लेनेशन करना, यही है इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।